हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इशफाक और आज मैं आपको बताऊंगा बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और जो डीएमडी है ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उससे इसको किस तरह से हम अलग रख सकते हैं। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो पेशेंट होता है उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कितनी होती है, इसको किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर किसी को बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या कोई दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो क्या हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इस सब के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जो 9 तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसी में से जो एक टाइप होता है वो है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जैसे डीएमडी होता है उसी तरह से जो बीएमडी, जिसको हम बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, तो इसके सिम्टम्स भी कुछ कुछ डीएमडी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से मिलते हैं। लेकिन इसकी जो इसमें और जो डीएमडी होता है उसमें जो थोड़ा फर्क ये होता है कि इसकी जो प्रोग्रेस होती है, जो बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें जो प्रोग्रेस का जो पीरियड होता है, जो टाइमिंग होती है, वो थोड़ी स्लो होती है। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जिन मसल्स के ऊपर, जिनकी मूवमेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हमारी जो हाथ हुए, जो हमारे आर्म्स हुए, हमारी जो लेग्स टांगे हुई, इनकी जो मसल्स होती हैं इस पे हम अपना कंट्रोल रखते हैं। अगर हम अपने हाथ को हिलाना चाहेंगे तो हम हाथ को हिला सकते हैं, अगर हम अपनी टांग को हिलाना चाहेंगे तो टांग को हिला सकते हैं। तो इस तरह की जो भी मूवमेंट्स होती हैं उनको हम वॉलेंट्री मूवमेंट्स कहते हैं। कुछ मसल्स हमारे बॉडी के अंदर होती हैं जिसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जिनके ऊपर हमारा, जिसके मूवमेंट के ऊपर हमारा जो है कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हार्ट की जो मसल्स होती है, अगर हम हार्ट को अपने रोकना चाहेंगे, जो उसकी बीट होती है, जो उसकी धड़कन होती है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। तो ये हुआ इनवॉलेंट्री। तो मेनली जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जो हमारे हाथ की और टांगों की जो मसल्स होती हैं, या जो बैकबोन हुआ हमारे, वहाँ पर ये जो बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो स्टार्ट होती है वो पेल्विक एरिया या जो हिप एरिया होता है, वहाँ की मसल्स स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वीक होती है। फिर नीचे जो थाई है उसमें वीकनेस बढ़ती है, शोल्डर में वीकनेस बढ़ती है। उसके बाद जो है स्पाइन, जो बैकबोन होती है, वहाँ पर इसकी वीकनेस बढ़ती है। और कुछ कंडीशन में जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो भी वीक होने लगती हैं। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो सिम्टम्स होते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं किसी पेशेंट में, वो एक एज ग्रुप 5 साल से लेकर 60 साल तक, किसी भी एज ग्रुप में ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, वो सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। तो बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो पेशेंट होता है उसमें जो मसल्स की जो वीकनेस बढ़ती है वो स्लो रेट पे बढ़ती है। अगर हम डीएमडी की बात करें, जो ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उसमें जब बच्चे में मसल्स की जब वीकनेस बढ़ती है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और 12 से 14 साल तक जब बच्चा आता है तो उस बच्चे की इतनी मसल्स वीक हो जाती हैं कि वो व्हील चेयर पर आ जाता है। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो ये नाम दिया गया है, ये एक डॉक्टर थे, जर्मन डॉक्टर, जिनका जो पूरा नाम था पीटर एमिल बैकर। उन्होंने इसको जो है इसकी डिस्कवरी की थी, इसको खोजा था, तो उनके नाम के ऊपर ही इसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो नाम दिया गया है। अब अगर हम इसके कॉज की बात करें, इसमें भी जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर जो जीन्स में अगर किसी तरह का म्यूटेशन आता है, चेंज आता है, जिससे जो प्रोटीन होता है, जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं, जो हमारी मसल्स की ताकत के लिए, उसकी टूट फूट से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो है पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होता है, जिससे जो मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं। जब भी हम अपने मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन करते हैं, या कोई भी मूवमेंट होती है, जब हम अपना, मानिए कि अपना हाथ को हमने इस तरह से स्ट्रेच किया, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, इस तरह से जब हम अपने हाथ को या अपनी मसल्स को फैलाते हैं और सुकड़ते हैं, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं, तो इस टाइम पीरियड में मसल्स में जो है, मसल्स के ऊपर दबाव पड़ता है और उसमें टूट फूट होती है। तो इस टूट फूट को जो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है वो रोकता है, वो इसको वीक नहीं होने देता मसल्स को, और जो इसमें टूट फूट होती है वो उसको होने नहीं देता, और हमारी मसल्स जो हैं स्ट्रांग बनी रहती हैं। लेकिन अगर ये जो प्रोटीन होता है, जिसको डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं, अगर जीन में, जो जीन इसको बनाता है, जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाता है, उसमें अगर कोई भी चेंज आता है तो ये जो प्रोटीन होता है, जिसको डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं, वो पूरी तरह से काम नहीं करता, और मसल्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा टूट फूट होने लगती है, डिजेनरेशन होने लगता है, और मसल्स जो है बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और यही जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाता है। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बॉयज़ में, या जो मेल होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। फीमेल जो होती है
वो एक कैरियर का काम करती है। ये जो है अपने बच्चे को पास करती है इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को। अब अगर हम बात करें कि जिसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसकी लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी कितनी हो सकती है, वो कितने साल तक जो है अपनी लाइफ जी सकता है। तो इसमें जो है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में अगर जो मसल्स उसकी जो हार्ट की जो मसल्स हैं उसके ऊपर अगर कोई इफेक्ट नहीं आया, वहाँ की जो मसल्स हैं अगर वो वीक नहीं हुई, तो वो जो है अपनी जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है उस तरह से अपनी लाइफ जो है जी सकता है। जिसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो डीएमडी में जितनी प्रॉब्लम होती है इतनी वीकनेस बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में नहीं होती। और वो जो है अपना जो डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो पेशेंट होता है वो कर सकता है। लेकिन बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जैसे मैंने बताया था कि जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं। अगर हार्ट की मसल्स वीक होंगी तो फिर उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कम हो जाएगी और उसमें जो है उसकी जो डेथ है वो जल्दी हो सकती है, जिसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। जिसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसकी लाइफ जो है 30 साल तक उसकी लाइफ हो सकती है। और एवरेज अगर हम लेके चलें तो मिड 40s जो होता है 45, 46, 40 साल से 50 साल के बीच तक जितनी एज होती है उतनी एज तक ज़्यादातर केस में जो है पेशेंट जो पर्सन जिसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो जिंदा रह सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इसको किस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि किसी भी इंसान को बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो पहली जो चीज़ होती है वो होती है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन और उसकी जो है फैमिली हिस्ट्री देखकर उसको एग्जामाइन करके पहचान सकते हैं कि किसी भी पर्सन किसी भी इंसान को बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। उसमें जो भी सिम्टम्स होंगे, मसल्स में वीकनेस होना, चलने में परेशानी होना, बैठ के उठने में परेशानी होना, कहीं ऊंचा नीचा जहाँ पर वो जाता है या स्टेयर्स पे चढ़ने में परेशानी होना, हाथ में मूवमेंट कम होना और पैरों टांगों में बहुत ज़्यादा वीकनेस होना। इसके अलावा स्पाइन जो स्ट्रेट होती है, रीढ़ की जो हड्डी सीधी होती है वो मुड़ जाती है। तो इस तरह से कई तरह के सिम्टम्स होते हैं जिससे पहचान सकते हैं कि किसी को बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। अगर किसी की फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हुई हो तो उसमें चांसेस रहते हैं कि उसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, क्योंकि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें पहला जो होता है वो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में जो एक एंजाइम होता है जिसको सीपीके कहते हैं, ये जो एंजाइम होता है सीपीके, क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस, ये जो मसल्स में अगर टूट फूट होती है, वहाँ पर किसी भी तरह का रप्चर होता है तो ये एंजाइम जो है रिलीज होता है मसल्स की टूट फूट से और ये ब्लड में आ जाता है, जिससे ब्लड में जो इसकी क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल रेंज जो है इसकी 180 से 200 तक होती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर सीपी के किसी के ब्लड में आया तो इसका मतलब उसकी मसल्स में प्रॉब्लम है। ये मसल्स में जो प्रॉब्लम है किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है, और ज़्यादातर केस में अगर उसको दूसरे रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको चलने में फिरने में नेचुरल इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। इसके अलावा जो एक और टेस्ट किया जाता है वो है मसल बायोप्सी। मसल का एक बहुत ही फाइबर लेके छोटा सा पीस लेके उसकी बायोप्सी की जाती है, उससे पता चलता है। कुछ बच्चे जिनको डीएमडी होती है उसमें जो है म्यूटेशन नहीं शो होता, तो उसको जो है मसल बायोप्सी से हम पहचान सकते हैं कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं। एक और जो जांच होती है उसको इलेक्ट्रोमायोग्राम कहते हैं, और इसमें जो पता करते हैं कि वीकनेस जो है वो मसल्स की वजह से या कोई नर्व प्रॉब्लम है, उसका जो नर्वस सिस्टम है या जो नसें हैं या उसका जो नर्व है उसमें किसी तरह का डैमेज है या उसके मसल्स में प्रॉब्लम है, तो इसका पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राम जो एक जांच होती है। इसके अलावा जो ईसीजी से पता करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी जो मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें वीकनेस है, हार्ट की जो बीट होती है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरह से कई तरह की जांच करा के पता कर सकते हैं कि किसी भी इंसान को या पेशेंट को जिसको प्रॉब्लम हो रही है चलने फिरने में, उठने बैठने में, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं, और अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो वो किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो ये जांच से पता आसानी से कर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, और बहुत पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनको हमने इन मेडिसिन से जो है बहुत ही अच्छा उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है और उनको बहुत ही जो है फ़ायदा हुआ है इन मेडिसिन से।
एलोपैथिक मेडिसिन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है मल्टीविटामिन या स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, और स्टीरॉइड्स से क्या होता है कुछ टाइम तक जो है स्ट्रेंथ बनी रहती है, लेकिन उसके बाद जो मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और जो कंडीशन है वो और भी डाउन हो जाती है। जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम है उसमें बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देते हैं और उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई एक या दो स्पेसिफिक मेडिसिन इसमें, क्योंकि हर एक जो पेशेंट होता है उसका केस अलग होता है, उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो अलग होती है, उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, एज फैक्टर, उसका किस तरह की वीकनेस है उसके अंदर, ये सब कंसीडर करके ये मेडिसिन दी जाती है। तो अगर किसी को, आपको या आपकी फैमिली में या आपके रिलेशन में या आपकी जान पहचान में अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर हमारे कांटेक्ट करके इसके बारे में पूरी डिटेल हमसे पूछ सकते हैं। किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर। बैकर डिस्ट्रॉफी जो होती है वो क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉज क्या होते हैं, उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कितनी होती है, और इसको किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, और इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से कहाँ तक हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे।